मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन टॉप पर। मित्रों, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की आने वाली वैकेंसीज़ का ये लेक्चर सीरीज़ हम बना रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। इसमें हमारे 18-19 लेक्चर्स लगभग हो चुके हैं। आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर। तो मूल अधिकार हमने जो पिछला चैप्टर कवर किया था उसके सारे प्रावधान हमने देख लिए हैं अच्छे तरीके से पूरा। अब मूल अधिकार से संबंधित कुछ और एक दो एरिया हैं जहाँ से सवाल उठ सकते हैं, तो उसके बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो कि मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मूल अधिकार हमने देखा 12 से लेकर 35 तक जो दिया गया है, उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को, एक्सेप्ट शत्रु देश के व्यक्तियों नागरिकों को छोड़ करके दिया गया है। तो इनमें अंतर देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशी और नागरिकों दोनों को दिए गए हैं, या अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए, केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, उसकी चर्चा पहले करेंगे कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं जिसमें विदेशी नागरिक शामिल नहीं हैं। तो अनुच्छेद 15 में क्या है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होगा, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 16, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, वह सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता इत्यादि जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 30 में भी अल्पसंख्यक को अपने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। तो ये जो अधिकार हमने ऊपर से लेकर अभी तक देखे, जैसे 16, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे अधिकार जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है, जिसमें शत्रु देशों के नागरिक शामिल नहीं हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। यह भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 20 विधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आपको पता ही है कि दोष के सिद्धि के, आपको अगर कोई दोषी ठहराया है तो उसके भी तमाम संरक्षण दिए गए हैं नागरिकों को और विदेशी नागरिकों दोनों को। अनुच्छेद 19 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 भी क्या है? दोनों को दिया गया है, भारतीय नागरिकों विदेशी दोनों को। अनुच्छेद 21 का यानी कि मूल अधिकार जो है ये शिक्षा से संबंधित है, बेसिक शिक्षा से संबंधित प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये ध्यान दीजिएगा, बारीक है, इसमें दोनों लोगों को अधिकार ये प्रदान किया गया है, भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी को भी ये प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी हमने बताया था, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट और साधारण कानून के तहत जो गिरफ्तारी होती है, हिरासत दिया जाता है, उसके संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये दोनों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, फोर्स लेबर और क्या है? अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ये भी विदेशी नागरिकों और क्या है? भारतीय नागरिकों दोनों को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है, इसमें भी दोनों को दिया गया है। अनुच्छेद 25 धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, ये भी दोनों व्यक्तियों को यानी नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थानों की संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, और ये 27 में किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट जो दी गई है, हमने इस पर चर्चा की थी पिछली वीडियो में। ये दोनों अधिकार भी नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 28 लास्ट है, ये जो विदेशियों और भारतीय दोनों को प्राप्त है। कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये सारे अधिकार दोनों लोगों को प्राप्त है। अब मूल अधिकारों से संबंधित कुछ विशेष केस हमारे भारतीय राजनीतिक इतिहास में रहे हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, कभी क्वेश्चंस इससे भी बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो केस आया था इस संबंध में, वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसका कार्यकाल शायद 1950 के आसपास आया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि संसद संविधान के अन्य व्यवस्थाओं के समान ही
मौलिक अधिकारों में भी क्या परिवर्तन कर सकती है। यह जो परिवर्तन होगा यानी परिवर्तन के बाद जो विधि बनेगी, यह विधि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत आएगी। क्या कहा गया शंकरी प्रसाद में। दूसरे शब्दों में संविधान संशोधन की जो शक्ति है जो 368 के तहत आती है, आपको पता है संविधान संशोधन हम अलग से भी पढ़ाएंगे, लेकिन मोटी मोटा यही है कि अनुच्छेद जो 368 है वो संविधान के कुछ कुछ भागों में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान करता है। और ये दो प्रकार के संशोधनों की बात करता है, एक तो स्पेशल मेजॉरिटी और एक स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट कंसेंसस, मतलब इस राज्यों की सहमति के साथ एक विशेष मेजॉरिटी और एक केवल विशेष बहुमत की बात करता है। तो इसके तहत जो संशोधन की शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है। अनुच्छेद 13 में पता है आपको कि इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई भी विधि, नियम, विनियम, रेगुलेशंस या लॉ जो भी चीज़ें हैं, ये अनुच्छेद 13 में वर्णित ये जो लिस्ट दी गई है नियम का, विनियम का, कानून का इत्यादि जो भी शब्द हैं, ये अगर संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उस हद तक जहाँ तक ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं वहाँ तक नल एंड वाइड हो जाएंगे, ये शून्य हो जाते हैं। तो क्या कहा गया शंकरी प्रसाद में, कहा गया कि जो अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियाँ दी गई हैं वो अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि के शब्द के अंतर्गत नहीं आती हैं। यानी कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 68 दोनों क्या है, अलग अलग विधियाँ हैं और क्या है, अधिकारों का परिवर्तन कर सकती है। देखिए मौलिक अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, यानी कि ये दोनों अलग अलग तो हैं। यानी कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन का प्रावधान है वह अनुच्छेद 13 में जो विधियों की चर्चा की गई है जिसके आधार पर मौलिक अधिकारों का हनन होता है और उसे नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, वो उससे अलग है। इसका मतलब 368 के तहत अगर हम संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण या संशोधन या किसी तरह से इरेडिकेट करते हैं, हटाते हैं, तो क्या है, उसको चुनौती नहीं दी जाएगी क्योंकि ये दोनों विधियाँ अलग अलग हैं। ये शंकरी प्रसाद केस में कहा गया। अगला केस, फेमस केस, गोलकनाथ केस आता है। गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आती है। यानी कि शंकरी प्रसाद के फैसले को सीधे सीधे क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। शंकरी प्रसाद में कहा कि दोनों अलग है और 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकार में, लेकिन इसमें कहा कि ऐसा नहीं है। यानी कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन के बाद विधि बनाई जाएगी वो भी अनुच्छेद 13 में जो विधि, विनियम और इत्यादि का जो जिक्र किया गया उसी के तहत आएगी। और इस आधार पर संसद का जो अनुच्छेद 368 के तहत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वह अनुच्छेद 13 में वर्णन जो विधि है उससे अलग नहीं है। अतः संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौलिक अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद में क्या था, परिवर्तित कर सकती है क्योंकि दोनों अलग है। गोलकनाथ में कहा कि दोनों एक ही हैं, यानी कि 368 13 में आता है, इसलिए संसद संविधान संशोधन के माध्यम से विधियों क्या करती है, मौलिक अधिकारों को अल्पीकरण या संशोधन या ख़त्म नहीं कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट है, इस पर संसद की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि उपर्युक्त निर्णय से संसद क्या है, आर्थिक और सामाजिक प्रगति की दिशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कार्य रूप में पारित करने के अधिकार से वंचित हो गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे, जैसे जमींदारी प्रथा और भूमि से संबंधित ऐसे बहुत सारे प्रथाएं हमारे समाज में प्रचलित थीं, जिसके कारण अगर हम मौलिक अधिकारों में, संपत्ति के अधिकार में संशोधन नहीं करते तो शायद हम समानता के अधिकार के जो उद्देश्य हमारा है उसको प्राप्त नहीं कर पाते कभी भी। तो संसद क्या हुआ, इस निर्णय से, गोलकनाथ के निर्णय में जो कहा गया कि 13 के तहत जो वर्णन किया गया विधियों का, उसमें अनुच्छेद 368 भी आता है, तो संसद का क्या जो संविधान संशोधन की शक्ति थी वो छीन ली गई एक तरीके से, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन ही नहीं कर सकती है। तो संसद अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं करेगी तो सामाजिक न्याय की स्थापना कहाँ से होगी। तो उसी को परिवर्तित करने के लिए जो गोलकनाथ मामला का जो निर्णय आया था, संसद की प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार क्या करती है, 1971 में एक 24वां संविधान संशोधन करती है। इसके द्वारा यह निश्चित कर दिया गया, क्या किया गया, कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं संशोधित करने का अधिकार रखती है। ठीक, यह संशोधन काफ़ी महत्वपूर्ण था क्योंकि गोलकनाथ के मामले को पलटना था। तो संसद ने संशोधन करके यह कह दिया कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं संशोधित करने की शक्ति क्या होता है, या अधिकार रखती है। फिर क्या हुआ, एक और संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, वो भी 1971 में ही कहा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 को तथा अनुच्छेद 31C के बाद कुछ अपशब्दों को जोड़कर यह व्यवस्था दी गई
कि संपत्ति के सार्वजनिक दृष्टि से अर्जन और उसकी क्षतिपूर्ति की राशि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। आपको बताया था कि अनुच्छेद 31 में क्या है, अगर संपत्ति के अधिकार के बारे में दी गई है कि अगर संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी या उसको वाजिब मुआवजा दिया जाएगा ताकि उसके अधिकारों का हनन ना हो सके। तो संसद ने इसमें भी संशोधन कर दिया कि संसद ही ये निर्णय करेगी कि उसकी क्षतिपूर्ति कितनी होगी, क्या होगी, इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये 25वां संविधान संशोधन 31C और 31 में किया गया, 31 करके 31C जोड़ा गया 31 में संशोधन करके, ठीक, ये हो गया। और एक और लास्ट था संशोधन इसका 29वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा भूमि सुधार के कानून, यानी कि हमने बताया आपको कि संपत्ति का जो अधिकार था वो भूमि के जो अधिकार थे उसी से संबंधित था। तो भूमि सुधार करके क्या हुआ, भूमि का समतापूर्ण वितरण किया गया समाज में, और चूंकि संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था, तो उसको चैलेंज किया जा सकता था सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए संसद ने एक संशोधन और किया, उसको 29वां संविधान संशोधन कहते हैं। इसके माध्यम से क्या किया कि भूमि सुधार के तहत जो भी कानून है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया। 9वीं अनुसूची में मतलब आपको पता होगा, इसको बताएंगे भी आगे, कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय जाते हैं उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, ठीक है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो ये क्या होगा, कानून लागू रहेगा। तो 29वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 9वें अनुसूची में डाल दिया गया और इन्हें न्यायालय की चुनौती नहीं दिए जाने का प्रावधान किया गया कि मतलब इस आधार पर चूंकि डाल दिया गया 9वीं में तो इसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। अब संसद क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ओवरलैप कर गया, जो गोलकनाथ मामला आया था और उसमें जो शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय ने कटौती की थी संसद संसद ने 24वें 25वें और 29 संविधान संशोधन के द्वारा उन शक्तियों को फिर से प्राप्त कर लिया। जब प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, एक तरीके से संसद सर्वोच्च हो गई, संप्रभु हो गई, यानी कि संसद जो चाहे वो कर सकती थी। तो ये एक बड़ी इम्बैलेंस की स्थिति बन गई, क्योंकि संसद अगर सब कुछ करने लगेगी तो फिर लोगों के अधिकारों का हनन व्यापक पैमाने पर हो सकता है। तो इस पूरे जो संशोधन हुआ था इसी को फिर से एक केस में जो काफ़ी फेमस है भारतीय राजनीतिक इतिहास में, उस केस में चैलेंज किया गया सर्वोच्च न्यायालय में। उस केस का नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। ये केरल के एक व्यक्ति थे जिनका अपना एक लैंड था और उसी से संबंधित जिनके अधिकारों का हनन हुआ था, तो उसी को लेकर के एक चुनौती आई किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के मामले में अपने निर्णय को क्या किया, परिवर्तित कर दिया, यानी कि ओवर रूल्ड कर दिया। देखिए शंकरी प्रसाद को क्या किया, गोलकनाथ में ओवर रूल्ड किया। अब गोलकनाथ के मामले को क्या किया, केशवानंद भारती के मामले में पलट दिया, उसको ओवर रूल्ड कर दिया। अब क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैध माना। 24वें संविधान संशोधन अभी हमने आपको बताया क्या था, 24वां संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया था कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। ये था 24वां संविधान संशोधन। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जब केशवानंद भारती की सुनवाई की तो उसमें कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है वह क्या है, वो वैध है, यानी कि संसद किसी भी उपबंध में जो संविधान में वर्णित है संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। लेकिन इस मामले में गोलकनाथ एक और 2-3 चीज़ें निकल कर सामने आई जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में। न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को वैध माना, ठीक है, अर्थात संसद क्या कर सकती है, मौलिक अधिकार को परिवर्तित कर सकती है। लेकिन संसद ने कहा कि संविधान के इस संशोधन जो करेगी संसद, उसके मूल ढांचे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मूल ढांचे का अलग से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यही है कि कुछ ऐसी मान्यताएं और ऐसे नीतिगत या नैतिक मूल्य हैं हमारे संविधान में जिसको परिवर्तित करना एक तरह से संविधान को समाप्त करना और दूसरे संविधान को लिखने के समान होगा। तो न्यायालय ने कहा कि संसद ठीक है, सर्वोच्च है, संप्रभु है, वो संविधान संशोधन कर सकती है जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। लेकिन इस संशोधन करने की प्रक्रिया में संसद को यह भी ध्यान देना होगा कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी भी अधिकार को वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया इसी में, संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहा कि आप संशोधन करें, कोई बात नहीं, आपको शक्ति प्रदान प्राप्त है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसने व्यवस्था दी। फिर अब एक व्याख्या देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत
संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। ये इंटरप्रिटेट किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि ठीक है, आप संविधान संशोधन कर सकते हैं, आपको सर्वोच्च शक्ति जनता ने चुन करके आपको भेजा है तो आपको शक्ति दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस परिवर्तन या संशोधन के क्रम में आप पूरे संविधान की मूल संरचना को ही बदल दें। ये अधिकार आपको नहीं दिया गया है। तो न्यायालय ने आगे क्या कहा कि अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि क्या है, अनुच्छेद 368 के तहत आने वाले विधियों से अलग है। यानी कि याद कीजिए, शंकरी प्रसाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। क्या कहा था कि जो अनुच्छेद 13 है वो 368 से अलग है, इसलिए 368 द्वारा मौलिक अधिकार संशोधन किया जा सकता है, ये कहा गया शंकरी में। इसमें भी यही माना गया केशवानंद भारती में कि हाँ, 13 में जो अनुच्छेद 13 में वर्णित विधि है वो 368 के तहत आने वाली विधियों से अलग है, इसलिए संसद क्या कर सकती है, 368 के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उसका संशोधन कर सकती है, उसको बदल सकती है या अल्पीकरण कर सकती है। तो ये पूरा इतिहास जो था वो संविधान के मूल अधिकार से संबंधित था, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जिसने हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुई होगी कि अभी वर्तमान में स्थिति यही है कि क्या है, संसद संशोधन कर सकती है, 368 और अनुच्छेद 13 दोनों अलग हैं और ये संशोधन करें, लेकिन संविधान का मूल ढांचा इससे प्रभावित नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमारा मूल अधिकार का जो पूरा चैप्टर है, पूरा जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी टॉपिक आएगा उसको कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।